सागर में एक इजरायली व्यापारी जहाज पर ड्रोन से हमला किया गया है। हमले के बाद जहाज में विस्फोट हो गया है और जहाज में 20 भारतीय सवार थे। हमले में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, सभी सुरक्षित हैं। कच्चे तेल से लदा ये जहाज संयुक्त अरब अमीरात से मैंगलोर पोर्ट आ रहा था और हमले की सूचना मिलते ही भारतीय कोस्ट गार्ड और भारतीय नौसेना सतर्क हो गए। भारतीय एजेंसियों ने व्यापारिक जहाज केम प्लूटो की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विमान भेजा, संचार स्थापित किया गया। नौसेना ने भी सहायता के लिए युद्धपोत भेजा है। कोस्ट गार्ड स्थिति पर करीब से नजर बनाई हुई है। तो ड्रोन हमले के बाद जहाज में आग लग गई। अरब सागर में इजराइल के जहाज पर ड्रोन हमला। जहाज पर 20 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। और मैंगलुरु बंदरगाह जा रहा था ये। और इस बीच जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमला। बड़ी खबर आपको दे रहे, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या। मस्जिद में रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को गोली मारी गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमला। मस्जिद में रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को गोली मारी गई है। जम्मू कश्मीर के बारामूला से ये खबर आपको दे रही हैं, जहां पर आतंकी हमला हुआ है। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या की गई है। मस्जिद में रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को गोली मारी गई है। तो जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमले इस वक्त जारी हैं। इससे पहले सेना के जवानों को निशाना बनाया गया और अब रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को गोली मारी गई है। मस्जिद में रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को गोली मारने का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है। एक बार फिर से सेना जो है वो अलर्ट मोड पर है। जानकारी बारामूला से आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में चौथे दिन सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। जंगल के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है और हेलीकॉप्टर से आतंकियों की तलाशी ली जा रही है। कल से राजौरी और पुंछ में इंटरनेट सेवा बंद है। जंगल के इलाके में चल रहा ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी। घुसपैठ की कोशिश करते 2 आतंकी ढेर। घुसपैठ की कोशिश को सुरक्षा बल ने नाकाम किया है। तो जम्मू कश्मीर के अखनूर में सुरक्षा बल की वो बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। घुसपैठ की कोशिश करते 2 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बल का प्रहार तेज हो गया है। बहादुर जवान आतंकियों को चुन चुन कर मार रहे हैं और जम्मू कश्मीर से आतंक का सफाया कर रहे हैं। आपको हम 2 तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर पुंछ की होगी, जहां आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल का चौथे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है। इस दौरान कई आतंकियों को सुरक्षा बल ने घेर लिया है। वहीं जम्मू के ही अखनूर में जहां घुसपैठ की कोशिश को जवानों ने नाकाम कर दिया है। इस दौरान 2 घुसपैठिए मार भी गिराए गए हैं। तो चुन चुनकर आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है। कल से राजौरी और पुंछ में इंटरनेट सेवा बंद है। अखनूर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। आतंकियों के अंत का काउंटडाउन लगातार जारी है। घुसपैठ की कोशिश करते 2 आतंकी ढेर। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जम्मू कश्मीर के पुंछ में चौथे दिन भी सुरक्षा बल का ऑपरेशन जारी है। इस दौरान कई आतंकियों के घिरे होने की खबर है। एक दिन पहले दोनों ओर से फायरिंग की खबर भी है। जवानों पर हमला करने वाले आतंकियों की तलाश के लिए चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा। पुंछ के जंगल में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा। जंगलों में आतंकियों की खोज के लिए हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया जा रहा है। और हम 5 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 2 घुसपैठी मारे गए हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। अखनूर में एक्शन देखने को मिला है। पुंछ में भी लगातार एक्शन तेज हो गया है। आसमान से नजर आप देख सकते हैं, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा बल का ऑपरेशन लगातार जारी और चप्पे चप्पे पर तलाशी इस वक्त की जा रही है। तो जवान पूरी तरीके से चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और किसी भी तरीके से कोई आतंकी भारत में घुस ना जाए और हमला ना करे, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से
आतंकियों की तरफ से सेना के एक वाहन पर हमला किया गया, जिसमें हमारे 4 जवान शहीद हो गए और उन शहीदों का बदला लेने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। 2 आतंकी इस दौरान ढेर भी कर दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप खबर आपको अलवर से देंगे, जहां पर खाकी दागदार हुई है। आपको बता दें 3 पुलिसकर्मियों पर गैंगरेप का मामला दर्ज। 3 पुलिसकर्मियों पर पॉक्सो सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया है। नाबालिग को डरा धमकाकर करते थे दुष्कर्म। रैनी थाने में पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एसपी अलवर ने 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया है। पीड़िता के भाई को आर्म्स एक्ट में फंसाने की धमकी देकर गैंगरेप करते थे। तो अलवर में एक बार फिर से खाकी दागदार हुई है। नाबालिग को डरा धमकाकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिसकर्मियों पर ये दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। गैंगरेप का केस दर्ज किया गया है। पॉक्सो में केस दर्ज किया गया है। 3 पुलिसकर्मियों पर यह कार्रवाई की गई है। अब देखना होगा, इनसे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद क्या निकलकर सामने आता है। मल्लिकार्जुन खड़गे की नई टीम में सचिन पायलट का कद बढ़ गया है। उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। हालांकि राजस्थान हार के बाद से ही पायलट को किसी बड़ी जिम्मेदारी मिलने का कयास लगाया जा रहा था। अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों राजस्थान से बाहर की जिम्मेदारी निभाएंगे। कांग्रेस संगठन में हुए बदलाव पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। देर आए दुरुस्त आए, ये कहावत कांग्रेस में लागू हो गई है। राजस्थान में करारी हार के बाद कांग्रेस हाईकमान ने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। जैसे कि पहले ही कहा जा रहा था कि सचिन पायलट को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, ऐसा हुआ भी है। सचिन पायलट को अब छत्तीसगढ़ का नया प्रभारी बनाया गया है। सचिन पायलट से पहले छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी कुमारी शैलजा निभा रही थी। शैलजा को उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है। लेकिन राजस्थान कांग्रेस के एक और दिग्गज नेता हरीश चौधरी को पंजाब के प्रभारी पद से हटा दिया गया है। उन्हें खड़गे की नई टीम में कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। वहीं जितेंद्र सिंह को असम का प्रभारी बनाया गया है। साथ ही एमपी का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। खड़गे की इस टीम में राजस्थान से 2 नेता शामिल किए गए हैं। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। साथ ही पार्टी के महासचिव की जिम्मेदारी भी मिली है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पायलट पहले से ही शामिल है। इससे पहले सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। वहीं जितेंद्र सिंह को असम के साथ ही एमपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। हालांकि इसकी संभावना पहले से ही लगाई जा रही थी कि सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। पार्टी ने अशोक गहलोत को भी राजस्थान से बाहर की जिम्मेदारी दी थी। उन्हें भी नेशनल अलायंस कमेटी का सदस्य बनाया था। ये एक 5 सदस्यीय कमेटी है। इस कमेटी का गठन लोकसभा चुनाव में दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन के लिए बैठक और चर्चा आयोजित करने के लिए किया गया है। यानी आप ये भी मान सकते हैं कि कांग्रेस ने दोनों ही दिग्गज नेताओं को राजस्थान से बाहर भेज दिया है। अब राजस्थान संगठन में भी बदलाव होना है। सचिन पायलट एक समय राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन इस बार जिम्मेदारी थोड़ी अलग है। पायलट को छत्तीसगढ़ भेजा गया है, जहां राजस्थान के साथ ही चुनाव हुए थे और कांग्रेस को बड़ी हार मिली है। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की लोकसभा सीटें बढ़वाना पायलट के लिए एक चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कुर्सी गई, अब आवास भी जाएगा। पुराने मंत्रियों का निवास बदलेगा। जी हां, राजस्थान में सरकार बदलने के साथ ही अशोक गहलोत को आवास खाली करना होगा। लेकिन अशोक गहलोत अब वसुंधरा राजे के पड़ोसी हो जाएंगे और भजनलाल सीएम आवास में रहेंगे। लेकिन उसके लिए उनको अभी लंबा इंतजार करना होगा। क्यों? इस रिपोर्ट में देखिए। अशोक गहलोत को खाली करना होगा आवास। नए आवास के पास राजे को मिलेगा साथ। वसुंधरा राजे के पड़ोसी हो जाएंगे गहलोत। नए सीएम को आवास के लिए करना होगा इंतजार। बंगला नंबर 49 एक बार फिर अशोक गहलोत का इंतजार कर रहा है। इसी बंगले से अशोक गहलोत की सत्ता में वापसी हुई थी और वो मुख्यमंत्री बनाए गए थे। अब सीपी जोशी चूंकि चुनाव हार गए हैं, इसलिए एक बार फिर से अशोक गहलोत को सीपी का बंगला मिलने जा रहा है।
अब यहीं से अशोक गहलोत की राजनीति चलेगी और यहीं से वो एक बार फिर से राजस्थान में सत्ता में वापसी के ख्वाब देखेंगे। जी हाँ, राजस्थान में सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा। जल्द ही कैबिनेट का गठन कर दिया जाएगा, लेकिन इस बीच दिग्गजों को अपना अपना आवास खाली करना होगा। गाड़ियों में भरकर सामान ले जा रहे इसी के साथ नए मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए आवास और ऑफिस तैयार करने की युद्ध स्तर पर कवायद तेज है। पूर्व की सरकार के मंत्रियों ने आवास और कार्यालय में अपना सामान समेट लिया है। मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटने के बाद अब अशोक गहलोत बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पड़ोसी बनने जा रहे हैं। उन्हें वसुंधरा राजे के सामने वाला आवास आवंटित किया जाएगा। इसके लिए भी विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी। 25 साल बाद राजस्थान की सियासत की धुरी नहीं बदली है, बल्कि अब तो बंगलों की कहानी भी बदलने वाली है। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे अब पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं और नया दौर राजनीति में शुरू हो गया है। वसुंधरा राजे बंगला नंबर 13A में रह रही हैं, तो अशोक गहलोत एक बार फिर से 49 नंबर बंगले में रहने के लिए आ रहे हैं, जो कि वसुंधरा राजे के ठीक सामने वाला बंगला है। इसी बंगले में 2013 से 18 का जो दौर था अशोक गहलोत ने गुजारा और वसुंधरा राजे उनके ठीक सामने मुख्यमंत्री रहते हुए भी इसी बंगले में रह रही थी। यानी कि दोनों आमने सामने एक बार फिर से आ रहे हैं। वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री रहते हुए भी इसी बंगले से सरकार चलाई थी, तो अशोक गहलोत जब 2018 में मुख्यमंत्री चुने गए थे तो उस बंगले से मुख्यमंत्री निवास में शिफ्ट हो गए थे। लेकिन वसुंधरा राजे 2003 से 8 में जरूर मुख्यमंत्री कार्यालय में रहीं, लेकिन उसके बाद में 2013 में उन्होंने इसी बंगले को अपना स्थायी निवास बना लिया। अब एक बार फिर से दोनों आमने सामने रहने को आ रहे हैं, तो सवाल यही उठता है कि क्या उनकी मेल मुलाकात होती रहेगी, क्या वो एक दूसरे से चाय पर कभी मिलते रहेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अभी तक मुख्यमंत्री निवास नहीं मिला। 16 दिसंबर से वो विद्युत नियामक आयोग के गेस्ट हाउस में रह रहे थे, जिसको अस्थायी आवास तैयार किया गया था, लेकिन अब उनको OTS कैंपस में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन सीएम आवास के लिए उनको अभी भी काफी इंतजार करना होगा, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बंगला खाली नहीं किया। गहलोत अभी करीब 1 महीने और बंगला नहीं खाली करेंगे, और इसका एक बड़ा कारण है खरमास। ज्योतिष के अनुसार सूर्यदेव के धनु राशि में प्रवेश करने को खरमास कहते हैं। खरमास में मांगलिक और शुभ कार्य अशुभ माने जाते हैं। खरमास साल में 2 बार आता है, 1 महीने तक रहता है। 16 दिसंबर को शुरू हुआ खरमास 15 जनवरी तक रहेगा। खरमास में पूर्व सीएम गहलोत बंगला खाली नहीं करेंगे। खरमास में पूर्व सीएम गहलोत नए बंगले में नहीं जाएंगे। 15 जनवरी तक मलमास है और मलमास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते, लिहाजा शुभ मुहूर्त देकर ही नए मुख्यमंत्री भजनलाल मुख्यमंत्री निवास में शिफ्ट होंगे और उसके बाद में अशोक गहलोत बंगला नंबर 49 में। जैसे ही अशोक गहलोत बंगला नंबर 49 में आएंगे तो वो वसुंधरा राजे के पड़ोसी हो जाएंगे। और देखना यही है कि दोनों पूर्व मुख्यमंत्री आपस में किस तरह से मिलते हैं और किस तरह से इन दोनों की राजनीति पारी अब आगे बढ़ती है। मंत्री भजनलाल जाटव ने बंगले से सामान समेट लिया। PWD के कर्मचारी सरकारी कूलर, पंखों से लेकर दूसरा सामान जमा कर रहे हैं। मंत्री जी को वैर की जनता ने चुनाव हरा दिया है। पपीते के पेड़ बड़ी मेहनत से खड़े किए, पर फल शायद उनके भाग्य में नहीं थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि आखिर इतना काम किया तो जनता ने फल क्यों नहीं दिया। कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी, उसके हिसाब से अपन रह गए, परंतु अपन इतना चाहते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर मैंने पहले भी कहा और मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ कि वो काम की जो गति है वो आगे बढ़नी चाहिए। काम की गति जिस हिसाब से विकास हुआ है वो विकास आगे बढ़ना चाहिए, और जहाँ भी हम लोग कोई कमी रही है तो उसकी बैठ के हम लोग समीक्षा करेंगे, कहाँ कमी रही, क्यों रही, कैसे रही। गहलोत सरकार के 17 मंत्री चुनाव हार गए। सिविल लाइंस में नेता प्रतिपक्ष को छोड़ किसी दूसरे कांग्रेसी विधायक को बंगला नहीं मिल सकता। कईयों को तो हार अभी तक गले के नीचे से उतर ही नहीं रही। रोज मीडिया में गुजरने वाले मंत्रियों की दहाड़ में अब दर्द है, अफसोस के आंसू भी है। हमने तो बहुत कुछ किया, सब कुछ अच्छा किया, इससे ज्यादा अच्छा क्या कर सकते हैं। हमारी जान देनी बाकी रह गई थी, इससे क्या करें आप बताइए। क्या नहीं किया, सब कुछ कर दिया। बीजेपी के पास करने के लिए कोई काम ही नहीं है। जो करना था वो सब हम कुछ कर सकते, सब कुछ हम कर चुके हैं। एक आदमी जिसका दरवाजा 24 घंटे खुला रहता है, फोन चालू रहता है, सबके लिए अपनी जान देकर काम कराते हैं। मैंने सबको समझाया था।
बीडी कल्ला ने ज्योतिषियों की सलाह पर हार से बचने के लिए बंगला छोड़ा, पर बंगले के छोड़ने के बाद भी जीत नसीब नहीं हो पाई। अब इन बंगलों को नए तरीके से सजाया संवारा जाएगा। सिविल लाइन को नई सरकार का इंतजार है। गुलजार बंगले अब खाली होने लगे हैं, तो गहलोत सरकार के मंत्रियों को समझ ही नहीं आ रहा कि इतना काम करने के बावजूद भी वो चुनाव कैसे हार गए। वहीं अब विधायकों की भी चांदी होने वाली है। नए विधायकों को आलीशान फ्लैट जल्द दिए जाएंगे। राजस्थान विधानसभा के सामने विधायकों को 160 फ्लैट आवंटित किए जाएंगे। इससे पहले जिन विधायकों के लिए आवास की सुविधा नहीं थी, उन्हें 50,000 आवास भत्ता मिलता था, जो अब नए फ्लैट मिलने के बाद बंद हो जाएगा। 24,160 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैले इस 160 फ्लैटों में विधायकों के लिए बेहतरीन सुविधाएं मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। ये बड़ी खबर है जहां पर डीआईजी नेशनल कॉन्फ्रेंस के आयोजन को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। नई सरकार के गठन के बाद पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस करीब 3,500 पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक। 5 से 7 जनवरी तक राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा आयोजन। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल करेंगे शिरकत। डिप्टी एनएसए अजीत कुमार भी रहेंगे मौजूद। आपको बता दें केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के 80 से अधिक अफसर रहेंगे मौजूद। 3 दिन तक JLN मार्ग पर OTA से झालाना तक बंद रहेगा रोड। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर पुलिस मुख्यालय में हुई बैठक। एडीजी और आईजी रैंक के सीनियर अफसरों को दी गई जिम्मेदारियां। तो डीआईजी नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ा ये कार्यक्रम है और सरकार बनने के बाद ये पहला बड़ा कार्यक्रम जो है वो रहेगा राजस्थान में। डिप्टी एनएसए अजीत कुमार सिंह इसमें मौजूद रहेंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां जोर शोरों से चल रही हैं और इसी बीच 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन शुभ मुहूर्त भी आ गया है। काशी के प्राकंड विद्वानों ने प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाल दिया है और वहीं प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या को बड़ी सौगात देने वाली हैं। साथ ही 30 दिसंबर को ही अयोध्या में रोड शो भी करने वाले हैं। अयोध्या में भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। 22 जनवरी की शुभ घड़ी जैसे जैसे करीब आ रही है, अयोध्या में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं केंद्र और राज्य सरकार की ओर से भी तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। इस बीच अयोध्या में 22 जनवरी के दिन शुभ मुहूर्त का भी ऐलान हो गया। काशी के प्रकांड विद्वान ज्योतिषाचार्य आचार्य गणेश्वर शास्त्री ने 22 जनवरी के लिए दुर्लभ संयोग निकाला है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे उत्तम समय सुबह 10:30 बजे से शुभ लग्न शुरू होगा। दोपहर 12:15 से 12:45 तक अभिजीत मुहूर्त है। मेष लग्न और अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस मुहूर्त में 6 ग्रहों का अनोखा संगम है। वृश्चिक नवांश में होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। 22 जनवरी 2024 को पौष शुक्ल द्वादशी है, सोमवार है, मृगशीर्ष नक्षत्र है, उच्च राशि का चंद्र है। अभिजीत का समय है, मध्याह्न में आता है। अभिजीत के समय महाविष्णु आकाश मंडल में रहकर सुदर्शन चक्र के द्वारा सारे दोषों को निवारण करते हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में लिखा है। तदनुसार वो मुहूर्त है। फिर 24 घंटे में 12 राशियों के अनुसार 12 लग्न होते हैं। तो उस दिन यानी 22 जनवरी को दोपहर के समय प्रतिष्ठा के समय मेष लग्न है। मेष लग्न में गुरु है। उस गुरु की दृष्टि 5वें, 7वें और 9वें स्थान पर है। 5वें स्थान पर पड़े गुरु की दृष्टि होने से सबके सद्विचार होंगे, जो भगवान की सेवा करेंगे और मन की प्रवृत्ति भी अच्छी रहेगी 7वें स्थान में दृष्टि होने से। और 9वें स्थान पर दृष्टि होने से धार्मिक कार्य होगा, उपासना अच्छी होगी और भाग्योदय होगा, उन्नति होगी। जब भगवान की होगी तो देश की भी होगी।
22 जनवरी को पीएम मोदी रामलला के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। उससे पहले 30 दिसंबर अयोध्या के लिए खास होने वाला है। 30 दिसंबर को पीएम मोदी अयोध्या को श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ कई विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी अयोध्या वासियों का रोड शो के जरिए अभिवादन भी करने वाले हैं। एयरपोर्ट से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन तक यानी 8 किलोमीटर का पीएम मोदी रोड शो कर सकते हैं। इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। अयोध्या में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व 30 दिसंबर को अयोध्या पधार रहे हैं और उस दिन वो एयरपोर्ट का, रेलवे स्टेशन का और अन्य योजनाओं का रामपथ, राम जन्मभूमि पथ और भूमि पथ अयोध्या का ये जितने रास्ते चौड़ीकरण किए हो रहे हैं, जितने काम चल रहे हैं, जनसभा के साथ साथ क्या लोकार्पण हो गए और उसके बाद उनकी एक जनसभा भी होगी, रोड शो भी होगा। रोड शो भी तो जब वो गुजरेंगे तो रोड शो ही है, तो जनता उनके लिए पागल है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश भर के दिग्गजों को निमंत्रण भेजने का सिलसिला जारी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की ओर से गोरखनाथ मंदिर के ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी को भी प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण भेजा गया है। गोरक्षनाथ पीठ के ब्रह्मलीन महंतों ने राम जन्मभूमि की लड़ाई में बड़ा योगदान दिया है, इसीलिए महंत अवैद्यनाथ की समाधि स्थल पर निमंत्रण दिया गया। और सभी पूज्य संतों का मंत्र और अपने विश्व हिंदू परिषद सहित संघ विचार परिवार के सभी संगठनों का तंत्र मिल करके एक छोटे से कालखंड में हिंदू समाज के 500 वर्षों की प्रतीक्षा को पूरा किया है। आज हम सब सौभाग्यशाली पीढ़ी के हिंदू हैं कि जो 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होते हुए अपने आंखों से देखेंगे। इसमें पूज्य महाराज जी के ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी के लिए यह निमंत्रण कार्ड राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने भेजा है। वह निमंत्रण कार्ड आज उनके श्री चरणों में हमने पहुंचा दिया है। वहीं कानपुर में भी विश्व हिंदू परिषद ने प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के लिए बैठक की और आगे की कार्य योजना की रणनीति बनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं राजस्थान में सर्दी का सितम जारी है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग के आने वाले दिनों में शीतलहर के साथ कोहरा और बढ़ेगा। सर्द हवाओं ने लोगों को घर में दुबकने को मजबूर कर दिया है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। आप प्रदेश के 4 जिलों की तस्वीरें देख रही हैं, जहां सर्दी के साथ कोहरे की मार जारी है। और तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, टेम्परेचर भी आपको बता रहे हैं कि माउंट आबू में 18 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 9 डिग्री सेल्सियस, श्रीगंगानगर में 8 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर में 11 डिग्री सेल्सियस, जयपुर में भी 11 डिग्री सेल्सियस है, बीकानेर में 9 डिग्री है। तो कई जगह तापमान 10 से नीचे भी पहुंच गया है और तापमान में लगातार गिरावट है। शीतलहर ने तापमान में गिरावट दर्ज की है। ठंड बढ़ने के साथ लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़ों के साथ घरों से बाहर निकल रहे हैं और घना कोहरा छाया होने से आवागमन में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सुबह के समय में भी हेडलाइट जलाकर लोग आवागमन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस ठंड से बचने के लिए तमाम तरीके के जतन कर रही हैं, लेकिन मौसम में परिवर्तन के साथ मौसमी बीमारियां भी होती हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी आप अपना ख्याल रखें और आवश्यक ना हो तो घर से बाहर सुबह के समय ना निकलें। हालांकि दिन में धूप खिलने के चलते टेम्परेचर में मामूली बढ़त रहती है, लेकिन लगातार तापमान में गिरावट के साथ तस्वीरें आपको हम सादुलपुर, चूरू की दिखा रहे हैं, दौसा की, सीकर, श्रीगंगानगर। आप देख सकते हैं सादुलपुर में किस तरीके से घना कोहरा छाया हुआ है। ट्रेनों के आवागमन में भी काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं, क्योंकि कोहरे के चलते ट्रेन भी लेट हो रही है। दौसा की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आपको चारों तरफ कोहरा नजर आ रहा होगा। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं ताकि ठंड से बचाव हो सके। सीकर में क्योंकि तापमान काफ़ी कम है, ऐसे में पारा गिरने से लोगों को ठंड हो रही है। श्रीगंगानगर का भी हाल यही है। करौली जिला मुख्यालय क्षेत्र में घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होकर 15 से 20 मीटर तक हो गई है। घने कोहरे के कारण वाहन चालक और राहगीरों को परेशानी हो रही। वाहन हेडलाइट जलाकर धीमी गति से चल रहे।